नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज फीवर में। मेरा नाम है रविंद्र कुमार। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक और नई बुक समरी लेकर के, जिसका नाम है द फाइनेंशियल डाइट। ये बुक आपको आपके खर्चों पर कंट्रोल करना सिखाएगी और आप कैसे सेविंग्स कर सकते हैं ये सिखाएगी। द फाइनेंशियल डाइट बुक में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने लिए एक बजट बना सकते हैं, अपने कर्ज से आज़ाद हो सकते हैं और किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए, लेकिन जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना चाहते हैं, जो पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका जानना चाहते हैं, जो पैसे के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, स्पेशली इन सारे लोगों को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो ये बुक समरी की वीडियो देख सकते हैं। आज के वक्त में बहुत से लोगों का मानना है कि पैसा जरूरी नहीं होता। पैसा भले ही आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ ना हो, लेकिन ये हर उस चीज़ पर असर डालता है जो आपके लिए ज़रूरी है। पैसे से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, और ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह आप आसानी से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करके खुद के लिए आने वाले समय की परेशानी से बचा सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि पैसे को जल्द से जल्द इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे अच्छे भविष्य के लिए आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए, किस तरह से आप अपना बजट बना सकते हैं और कम उम्र में पैसे इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, अपने फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए 4 काम कभी मत कीजिए। इससे पहले कि हम यह जानें कि खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको इन 4 कामों को कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी मत कीजिए अगर आप उसे 1 महीने में पैसे को चुका नहीं पाते। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन जिस दिन आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगेंगे, आप कर्जे में डूबने लगेंगे। नंबर 2, इसके बाद कभी भी हद से ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। उतना खर्च कीजिए जितना आप कर सकते हैं। हम बहुत से ऐसे सामान खरीदने लगते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ 5 स्टार होटल में खाना खाएं, इसलिए पैसे सिर्फ उतने खर्च कीजिए जितना आपका बजट है। तीसरा ये कि कभी अपने बैंक बैलेंस को चेक करना मत भूलिए। जिस तरह से एक लापरवाह व्यक्ति खाने से पहले यह नहीं देखता कि वो कितनी कैलोरी खा रहा है, उसी तरह से एक लापरवाह व्यक्ति अपने अकाउंट को चेक नहीं करता। आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार अपना अकाउंट चेक करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि आपका कितना पैसा अकाउंट में आ रहा है और कितना पैसा अकाउंट से जा रहा है। चौथा ये कि यह मत सोचिए कि आप अभी जवान हैं और बाद में सेविंग करना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट बहुत दूर है, इसलिए वे सेविंग नहीं करते हैं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। चैप्टर 2, बजट बनाकर यह देखने की कोशिश कीजिए कि आप कहां पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। बहुत से लोगों को बजट बनाना पसंद नहीं है क्योंकि वे आज़ाद रहना चाहते हैं। वे अपने हिसाब से सोना चाहते हैं, अपने हिसाब से उठना और जीना चाहते हैं, और ऐसे में खुद पर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यही मुश्किल काम आपको भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा सकता है। आप बजट बनाने के लिए मिंट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा स्प्रेडशीट भी इसके लिए अच्छा होगा। उसमें सबसे पहले ये लिखिए कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, अब वो चाहे कहीं से भी आ रहा हो। इसके बाद ये लिखिए कि आपका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। इस खर्च में हर वो छोटी से छोटी चीज़ लिखिए जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा हो। आप चाहे वो 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक ही क्यों ना हो या 2 रुपये की टॉफ़ी क्यों ना हो। इसके बाद अंत में ये लिखिए कि आपने कितना पैसा बचाया और उसे रिटायरमेंट फंड में जमा किया। जब आप यह कर लें तो अब देखना शुरू कीजिए कि आप कितना पैसा फालतू के खर्च कर रहे हैं। क्या आप जो कोल्ड ड्रिंक हर दिन पी रहे हैं उसे न पीकर आप कुछ पैसे बचा सकते हैं? क्या वो होटल में जाकर खाना खाना वाकई बहुत ज़रूरी है? इस तरह से अगर आप हर रोज़ 20 रुपये बचाएंगे तो साल में आप कितना बचा पाएंगे, और 20 साल तक ऐसा करते हुए आप कितना बचाएंगे। इस तरह से अगर आप हर रोज़ 20 रुपये बचाएंगे तो साल में कितना बचाएंगे, और 20 साल तक ऐसा करते हुए आप कितना पैसा बचा लेंगे।
इस तरह से आप ये तय कर सकते हैं कि कहां से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप 50-30-20 प्लान का इस्तेमाल करके अपनी बजट और अपने खर्च को बैलेंस कर सकते हैं। इस प्लान के हिसाब से आपकी 50% इनकम आपके ज़रूरी खर्चे में जानी चाहिए, जैसे खाना, रहना और राशन। 30% इनकम दूसरी चीज़ों पर खर्च होनी चाहिए, जैसे घूमने जाना या फिर दोस्तों के साथ रहना, और 20% आपकी सेविंग होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी तरह 50% इनकम को अपने हर रोज़ के खर्चे पर खर्च करते हो सकता है आपके महीने भर का खर्चा सिर्फ 40% में ही चल जाता हो और आप एक महीने में सिर्फ 25% इनकम में ही अपने दूसरे खर्चे देखते हो। इस सिस्टम की मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और उसके हिसाब से आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। चैप्टर 3, अपने पैसे को बचाकर उसे इन्वेस्ट कीजिए। बहुत से लोग जवान होने पर यह सोचने की गलती कर देते हैं कि उन्हें अभी बहुत जीना है और वे पैसे बचाकर इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जवान होना एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इस समय आप पैसे को बचाकर उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट होता रहेगा और आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको इसे समझना है कि किस तरह से पहले पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आपको रूल ऑफ 72 को समझना होगा। इस रूल के हिसाब से अगर आपको ये पता करना है कि आपका पैसा कितने समय में दोगुना हो जाएगा, तो आप उस पर लगने वाले इंटरेस्ट को 72 से डिवाइड कर दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको 5000 का सूट खरीदना है और आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपको उसे खरीदना चाहिए या नहीं, तो ज़रा सोचिए, अगर आप उस 5000 को इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, 72 डिवाइड बाई 7 इक्वल 10.28। लगभग 10 साल में वो 10,000 के बराबर हो जाएगा, 20 साल में 20,000 के बराबर और 30 साल में 40,000 के बराबर और 40 साल में 80,000 के बराबर। अगर आपने 25 साल की उम्र में 5,000 को इन्वेस्ट किया, तो 65 की उम्र तक वो पैसा आपका 80,000 होकर आपको वापस मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि आप कल से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस काम में जितना ज्यादा देर करेंगे आपको इसका उतना कम फायदा मिलेगा। चैप्टर 4, कुछ पैसे हमेशा मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखिए और अपने कर्ज को जल्दी से चुकाने की कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल ही हो या फिर इससे करने के लिए आपको सारा दिन अपने फोन के साथ लगे रहना होगा। लेकिन इससे पहले आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने लिए कुछ पैसे बचा कर रख लीजिए। वो पैसे इतने होने चाहिए कि उससे आपका 3 महीने का खर्च निकल जाए। हो सकता है आपको कभी अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए या फिर आप बीमार हो जाएं। इसके बाद अपने कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करने के बारे में सोचिए। अगर आपने जो पैसे बचाए हैं उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके कर्ज के ऊपर 7% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये नुकसान है और ऐसे हालात में आपको अपना कर्ज जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। एक बार जब आपने ये काम कर दिए तो आपको 401k में इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने चाहिए। आपका एम्प्लॉयर आपके योगदान को इससे मिला लेगा, जिससे कि आपको मुफ्त में कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपको IRA यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद आप इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना पैसा सिर्फ असेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देना है और वे उसे अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके आपको फायदे के साथ आपका पैसा वापस कर देंगे। इस तरह से सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाकर फिर से उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके आप अपने बहुत से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक वक्त आएगा जब आपको कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चैप्टर 5, कामयाब होने के लिए सही लोगों से जान पहचान बनाइए। अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ काम करना, पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है। आपको सही लोगों के साथ संबंध बनाकर उनकी मदद लेकर आगे बढ़ना होगा। लेखिका की पहली मेंटर थी जॉन क्लीवर, जो कि एक जर्नलिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर थी। उन्होंने लेखिका को नेटवर्क बनाने के फायदे के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नेटवर्क बनाने का सबसे आसान तरीका है किसी के लिए फ्री में काम करना। यह थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी के करीब जाने का। क्लीवर जब एक न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही थी तो उन्होंने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक बहुत ही मजेदार खबर लिखी कि किस तरह से उनके शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं
और किस तरह से डोनेशन देने से हालत सुधर सकती है। इसका नतीजा ये हुआ कि न्यूज़ रूम ने बहुत से पैसे डोनेशन में दिए और प्रेसिडेंट ने उन्हें आमंत्रित किया। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे नेटवर्कर हैं, अगर आप अपने नेटवर्क से वो नहीं लेंगे जो आपको मिलना चाहिए तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। यह ज़रूरी है कि जब सैलरी की बात हो तो आप वो मांगिए जिसके आप लायक हैं। आज के वक्त में आप ये जान सकते हैं कि आपकी नौकरी के लिए आपको कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। आप पे स्केल या फिर ग्लासडोर की मदद से यह पता कर सकते हैं कि आपके पास जितना अनुभव और जितना हुनर है उसके हिसाब से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अपनी सैलरी की मांग करना थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। साथ ही जब आप अपनी सैलरी के लिए मोल भाव करते हैं तो ये दिखाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है। इससे न सिर्फ आप खुद के लिए अच्छा करते हैं बल्कि सामने वाले के सामने अपनी एक अच्छी इमेज भी बनाते हैं। चैप्टर 6, घर पर ही खाना बनाकर अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपने अपना बजट बनाया है तो शायद आप भी बहुत से लोगों की तरह ये देखकर हैरान हो गए होंगे कि आप कितना सारा पैसा हर महीने बाहर के खाने पर बर्बाद कर देते हैं। उस खाने पर जिसे खाने से ना तो आपकी सेहत बनती है और ना ही आपके पैसे बचते हैं। बहुत से लोग अलग अलग वेबसाइट या टीवी शो पर आने वाले रेसिपी को देखकर उसे बनाने लगते हैं, जिनसे उनका पैसा बर्बाद होता है। यहाँ पर आपको इडली की दादी माँ से सीखने की जरूरत है। इडली की दादी माँ कभी इस तरह की वेबसाइट या टीवी शो पर से रेसिपी नहीं निकालती, बल्कि वो बनाती हैं जो घर में बन सकता है। वो ये देखती हैं कि किचन में क्या है, फ्रिज में क्या है, कौन सी चीज़ खराब होने के करीब आ गई है और उसके हिसाब से खाना बनाती हैं। वो भारी मात्रा में खाना बनाती हैं और बाद में खाने के लिए उसे फ्रिज में रख देती हैं। तो आप उनसे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले होटल में जो आपने खाया उसे घर पर बनाने के लिए फालतू के सामान मत खरीदिए, बल्कि ये देखिए कि आपके घर में पहले से क्या है और फिर यह पता करने की कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप क्या पका सकते हैं। इस तरह से आप अपने पैसे बचाएंगे, घर पर पहले से रखे गए सामान को इस्तेमाल करके उसे खराब होने से बचाएंगे और साथ ही एक ऐसी कला को सीखेंगे जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी शराब के नशे में या फिर तनाव में सामान खरीदने मत जाइए। ऐसे हालात में लोग अक्सर वो खरीदने लगते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होता। चैप्टर नंबर 7, सपने देखिए और अपने पैसे से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए उसके बारे में बात कीजिए। पैसा शायद आपको अंदर से शांति नहीं दे सकता, लेकिन यह आपको एक मौका दे सकता है सुरक्षित रहकर अपने सपनों के पीछे भागने का। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप पैसे को महत्व दें। इसके लिए सबसे पहले बड़े सपने देखना छोड़िए और मीडियम सपने देखिए। आज के वक्त में सोशल मीडिया पर यह बातें बहुत चलती हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मेहनत से काम करे और अपने सपनों के पीछे भागे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन यह बात गलत है। जब लोगों का सामना असलियत से होता है तो उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। अगर आप एक गरीब घर के हैं और पहले से 2 नौकरियां करके अपने लोन को चुका रहे हैं तो आपके लिए हालात दूसरे हैं। इसलिए आप सच्चाई को जानिए और मीडियम सपने देखिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप ये जानें कि क्या संभव है और क्या नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको रिस्क लेना है और कब नहीं। अगर आप रिस्क लेने के बारे में सोच भी रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्लान बनाइए और अच्छे से सोचने की कोशिश कीजिए कि आप इसमें क्या खो सकते हैं। दूसरा ये कि अपने पैसे के बारे में बात करने से हिचकिचाइए मत। लेखिका की दोस्त एनाबेला कॉस्मोपॉलिटन पर एक एडिटर की तरह काम करती हैं। उन्होंने बताया कि हर साल उनके पास उनके रीडर्स की तरफ से हजारों तरह तरह के सवाल आते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी पैसे से संबंधित नहीं होता। लोग सेक्स के बारे में सवाल पूछते हैं लेकिन पैसे के बारे में नहीं। लेकिन हर रिश्ते की तरह अगर आपको पैसे से अपने रिश्ते को बनाए रखना है तो आपको इसके बारे में बात करनी ही होगी और इस पर ध्यान देना होगा। जब आप इसके बारे में अपने दोस्तों से या फिर अपने पार्टनर से बात करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसे लेकर आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ गया है और आपके अंदर सुधार आने लगा है। इससे आपको ये पता लगने लगेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो दोस्तों, इसके साथ ही समय आ गया है इस बुक की कंक्लूजन का। तो ये कुछ इस तरह से है, कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए और हमेशा
अपने लिए एक बजट बनाइए। यह देखिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अपने कर्ज से जल्दी छुटकारा पाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। ज़्यादा बड़े सपने मत देखिए बल्कि सच्चाई को पहचानिए। अपने पैसे के बारे में लोगों से बात करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। एक ऐसा घर बनाइए जो आपको अच्छा लगे। अगर आपका घर अच्छा होगा तो आप उसमें कुछ ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे और बाहर कम समय बिताएंगे। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए अपने घर को सजाइए और सुंदर बनाइए। कुछ तरीकों के बारे में जानिए, जैसे कि लाइट बल्ब लगाना। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब करने के लिए आप किसी को काम पर रखें। YouTube पर सर्च करने पर आपको अपने घर सजाने के बहुत से तरीके सस्ते में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस बुक समरी में कुछ यूज़फुल लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप सुधार के लिए कमेंट करिए। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।